बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या सेकंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नामक दलदल और मैंग्रोवा के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में 21 द्वीपों के साथ नदमुख, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोवा वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधे और वनस्पतियों की प्रजातियां में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री गाय, डुगांग और 6 मैंग्रोवा प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक हैं। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा ऑप्शन है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो सभी सही है। इसके ऑप्शन उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन डी राइट है। गंगा डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इसके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात परस्पर ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा सागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुओं मैनेरिया एमिस मुख्य भूमध्य एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? इसका ऑप्शन ए होगा, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मैनेरिया एमिस मुख्य रूप से एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। भारत के नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इंटकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार का नतांगकी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया और अतः वर्ष 1993 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए शुभ गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु राज्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों व लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि? केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। व्याख्या देखते हैं तो इसकी, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली पौधों और जानवरों की बहुत सी लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं।
लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 प्रजातियां, सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47 और पतंगों की 4 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक शेर की पूंछ वाला मकांग बंदर पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मृदुगास और टेटुनैक्कर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? वर्ष 2010 में 18 अक्टूबर वर्ष 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष। एनजीटी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय दो आरक्षण। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका राइट होगा, ए राइट होगा, वनस्पति उद्यान होगा। वनस्पति उद्यान स्वस्थान संरक्षण के अधीन नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण नीति पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आती हैं। जबकि परस्थानीय या एक्स2 प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है, जहां उसकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आती हैं। जीन बैंक। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किससे संरक्षण से जुड़ा है? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, अर्धभूमि के संरक्षण से जुड़ा है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में यह संधि हुई थी। इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कता तारांभी अनुक्रमण में आगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए लाइकेन होगा। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत आर्द्र। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समावस्था में होता है। अगला प्रश्न, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन सी होगा, धान का खेत है। अगला प्रश्न है, SO2 प्रदूषण सूचित करता है। तो SO2 प्रदूषण जो सूचित करता है, ऑप्शन सी होगा लाइकेन। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर की ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक है। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इसका ऑप्शन राइट होगा, ई राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो गोवा में राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ऑप्शन ए राइट होगा। IUCN दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों एवं जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 10% है।
एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम कहते हैं। इसे रेमंड लिंडबैंड ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है क्योंकि यह एक परितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल जो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। श्वसन मूल जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं और ये श्वसन में मदद करते हैं और इन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। प्राथमिक प्रदूषकों की प्रारंभिक क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदेशों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसे है ओजोन है, एन है, SO2 है, आज द्वितीयक प्रदूषक है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा। जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कणिक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम किसने दिया था? तो अभी आपको बताए थे। ये ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। लिंडमैन ने 10% का ऊर्जा का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ओडम द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया है। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है, टिहरी बांध आंदोलन भी है, चिपको बांध आंदोलन भी है। भारतवर्ष के अंतर्गत थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे ये सभी आंदोलन। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला प्रश्न है, मेथामेग्लोबेनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, नाइट्रेट से। मेगामेथोग्लोमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी की सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर जो है आयोग ने डी माना था, उपयुक्त में से एक से अधिक माना था। फाइनल आंसर की में डी माना था इसका आंसर। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक है। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में हरे पौधे, उपभोक्ता और अवघटक आते हैं। अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश व मृदा इत्यादि आती हैं। इसीलिए परितंत्र के घटक ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, मेथेन है। लैंडफिल से मेथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। इसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, पादप होगा। प्लांट है, प्लांट को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। पादप, हिरण, शेर, यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक ट्रैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन जो राइट है इसका और डी राइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होगा। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्षों लगते हैं। इसके रसायन आसपास के
परिवेश में घुलने लगते हैं और समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। कार्बन उत्सर्जन में जो वृद्धि नहीं करते हैं वो शामिल है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि सौर सेल भी है, पवन चक्कियाँ भी हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर होगा, पवन होगा, भूतापी या बायोमास या जैव अपशिष्ट व जल विद्युत शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आज आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसमें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1%, इसका ऑप्शन बीपीएससी ने सी माना है, सी। तो 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो किसके नेतृत्व में मिली थी? तो इसका ऑप्शन सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इसका प्रारंभ 1975 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को कटाई करने से बचाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चांडी प्रसाद भट्ट व गौरा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर जो मौजूद होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता जो टिड्डा, द्वितीयक स्तर पर मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, तृतीयक स्तर पर सांप शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफुल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? कार्बनिक, इसका ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं, और ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में ही अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, फास्फोरस चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र है। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटी अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तथ्य है। गैसीय चक्र के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल में होती है तथा इसके प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। थैंक यू सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न बने थे उसको देखेंगे।